क्या आप जानते हो कि इंडिया के कानून में सबसे बड़ा बदलाव आ चुका है? हाय एवरीवन, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब हिस्ट्री बन चुका है। अब स्वागत कीजिए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का। ये नया कानून एक गेम चेंजर है जो 160 साल पुराने ब्रिटिश एरा की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिप्लेस करता है। ये सिर्फ नाम का चेंज नहीं है बल्कि एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये है पार्ट वन ऑफ आवर सीरीज जिसमें हम बीएनएस का इंट्रोडक्शन और की डेफिनेशन कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं स्कीम ऑफ बीएनएस को सिंपल शब्दों में। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं और मर्डर के ऑफेंसेस उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पहले आईपीसी 1860 में ये ऑफेंसेस अलग-अलग जगह बिखरे हुए थे, लेकिन अब उनको एक जगह चैप्टर 5 में कंसोलिडेट कर दिया गया है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उनको भी एक सही ऑर्डर में रखा गया है और ये चैप्टर वुमेन और चिल्ड्रन के ऑफेंसेस के बाद प्लेस किया गया है। बीएनएस को सिंप्लीफाई किया गया है। पहले आईपीसी में 511 सेक्शन थे, लेकिन अब बीएनएस में सिर्फ 358 सेक्शन होंगे। यानी कानून अब ज्यादा कंसाइज और क्लियर बन गया है। बीएनएस का सेक्शन 1 बताता है इसका नाम कब से लागू होगा और कहाँ-कहाँ अप्लाई करेगा। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टाइटल। इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाता है और ये न्याय संहिता पुराना नाम इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करता है। सेकंड आता है कमेंसमेंट। तो इस बीएनएस की इन्फोर्समेंट डेट है 25 दिसंबर 2023 और बीएनएस की कमेंसमेंट डेट है जब ये लागू हो गया उसकी डेट है 1 जुलाई 2024। अब देखते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आती है। इसका क्लॉज 3 बताता है कि ये उन एक्ट्स या ओमिशन पर अप्लाई होता है जो इंडिया के अंदर कमिट किए गए हों और पनिशेबल हो अंडर बीएनएस। और क्लॉज 4 बताता है हमें कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट हुआ है लेकिन वो इंडियन लॉ के अंदर पनिशेबल है तो उस पर्सन को बीएनएस के अंडर ट्राई किया जाएगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ हो। अब देख लेते हैं सेक्शन 1 का क्लॉज 5 जिसमें कि हमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। ये संहिता उन पर भी अप्लाई होती है जो इंडियन सिटीजन है अगर उन्होंने ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया हो। सेकंड बी में बताया गया है कि किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे वो कहीं भी हो। और सी है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस करे जो इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता हो। अब आता है एक्सप्लेनेशन। तो ऑफेंस का मतलब यहाँ उन एक्ट से भी है जो इंडिया के बाहर कमिट हुए हों लेकिन अगर वो इंडिया में होते तो पनिशेबल होते। अब इसे हम एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझ लेते हैं। तो अगर एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर मर्डर करता है तो उससे इंडिया के किसी भी प्लेस में ट्राई और कन्विक्ट किया जा सकता है। लास्ट आता है हमारा सेक्शन 1 का क्लॉज 6 सेविंग क्लॉज है ये संहिता ओवरराइड नहीं करती आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए म्यूटिनी या डिजर्शन पनिश करने वाले लॉज और किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ को। इसका मतलब है कि बीएनएस जो है आर्मी और फोर्सेस और जो डिफेंस की फोर्स होती है उन पे अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 2 में बीएनएस के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी गई है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लॉज 1 में एक्ट। एक्ट का मतलब है एक सिंगल एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट। सेकंड क्लॉज में आता है हमारा एनिमल। एनिमल का मतलब है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। फोर्थ क्लॉज में हमारा आता है काउंटरफीट। तो काउंटरफीट का मतलब है किसी चीज को ऐसे बनाना कि वो दूसरी चीज जैसी लगे, जिसमें इंटेंशन हो डिसीव करने का या नॉलेज हो कि डिसेप्शन हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन मन बताता है कि एग्जैक्ट कॉपी होना जरूरी नहीं है, बस डिसेप्शन का चांस होना मैटर करता है। एक्सप्लेनेशन सेकंड हमें बताता है कि अगर रिजेम्बलेंस है तो प्रेज्यूम किया जाएगा कि इंटेंशन डिसीव करने का था और बर्डन एक्यूज पर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज 5 कोर्ट। तो कोर्ट का मतलब है कि
कोर्ट का मतलब है जज या जजेस का वो बॉडी जो जुडिशियल काम करने के लिए एम्पावर है। क्लॉज 6 हमें बताता है डेथ, तो डेथ का मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग की डेथ। क्लॉज 7 हमें डिसऑनेस्टी के बारे में बताता है, तो डिसऑनेस्टी का मतलब है रॉन्गफुल गेन का इंटेंशन एक इंसान को या रॉन्गफुल लॉस का इंटेंशन दूसरे को। अब क्लॉज 8 आता है जिसमें कि हमें डॉक्यूमेंट बताया गया है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी मैटर जो किसी सब्सटेंस पर लिखा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो या पेपर, और एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सके। इसका एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि मीडियम या फॉर्म मैटर नहीं करता, चाहे वो कोर्ट के यूज के लिए हो या ना हो, वो डॉक्यूमेंट ही होगा। अब डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो, बैंक का चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, मैप या प्लान जो एविडेंस के लिए हो, और कोई राइटिंग जिसमें डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन हो। अब एक्सप्लेनेशन 2 हमें बताता है कि लेटर, फिगर्स या मार्क्स जो मर्सेंटाइल या कस्टमरी यूसेज के हिसाब से मीनिंग कन्वे करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट के पार्ट माने जाएंगे, इवन अगर एक्सप्लिसिटली लिखा ना हो। अब इलस्ट्रेशन आ जाता है। एक अगर ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे साइन करता है, जिसका मतलब बाय यूसेज होता है पे टू द होल्डर, तो ये एंडोर्समेंट भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब आता है हमारा क्लॉज 9 फ्रॉडुलेंटली। तो कोई एक्ट फ्रॉडुलेंटली तब माना जाता है जब उसमें इंटेंट हो डिफ्रॉड का। सिर्फ डिसऑनेस्टी काफी नहीं है, धोखा देने का इरादा यानी इंटेंशन टू डिसीव जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर, जो कि क्लॉज 10 में दिया गया है। जेंडर में प्रोनाउन ही सिर्फ मेल और फीमेल तक लिमिटेड नहीं है, अब इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन भी शामिल है। The definition is inclusive as per the Transgender Person Act 2019। अब आता है हमारा क्लॉज 11 जिसमें गुड फेथ बताया गया है। कोई एक्ट गुड फेथ में नहीं माना जाएगा अगर वो विदाउट डू केयर एंड इंटेंशन किया गया हो। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, डिलीजेंस यानी पूरी सावधानी दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है क्लॉज 12 जिसमें गवर्नमेंट बताया गया है। गवर्नमेंट का मतलब सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है क्लॉज 13 जिसमें हमें हार्बर बताया गया है। किसी को हार्बर करना यानी उससे शेल्टर देना। इसमें फूड, मनी, क्लोथ्स और आर्म्स एम्यूनेशन सब आता है। और हाँ, कोई भी तरह की असिस्टेंस अगर पुलिस से भागने में हेल्प करे तो वो भी हार्बर है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 14 इंजरी। इंजरी का मतलब है एनी हार्म इलीगली कॉज्ड। ये सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, क्लॉज 15। तो दो अलग चीजें हैं। इलीगल वो है जो ऑफेंस हो या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, और लीगली बाउंड टू डू यानी अगर कोई चीज इलीगल टू ओमिट है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। अब आता है हमारा क्लॉज 16 जज। जज वो है जो ऑफिशियली जज डेजिग्नेटेड किया गया हो या जिसे लॉ ने पावर दी हो। ये पावर क्या है? डेफिनेटिव जजमेंट देने की। ऐसा जजमेंट जो फाइनल हो अगर अपील ना हो या कंफर्मेशन के बाद फाइनल हो जाए। इसमें ए बॉडी ऑफ पर्सन भी शामिल है जिसके पास जजमेंट देने की लीगल अथॉरिटी हो। नेक्स्ट आता है क्लॉज 17 लाइफ। तो लाइफ का सिंपल मतलब है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट कुछ और ना बताए। नेक्स्ट आता है क्लॉज 18 लोकल लॉ। लोकल लॉ वो है जो इंडिया के ओनली स्पेसिफिक पार्ट पर अप्लीकेबल हो, पूरे देश पर नहीं। क्लॉज 19 बताता है मैन के बारे में। तो मैन की डेफिनेशन में आता है एक मेल ह्यूमन बीइंग, वो भी किसी भी एज का। क्लॉज 20 हमें मंथ और ईयर बताता है। जब भी बीएनएस में मंथ और ईयर का जिक्र होगा उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाएगा। क्लॉज 21 हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जब भी बीएनएस क्लॉज 21 हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सब कुछ आता है एक्सेप्ट लैंड और वो चीजें जो अर्थ से अटैच्ड हैं,
और वो चीजें भी जो जमीन से परमानेंटली फास्टन्ड हो, यानी जमीन से परमानेंटली जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट आता है क्लॉज 22 नंबर। तो नंबर की इंटरप्रिटेशन में सिंगुलर में प्लूरल भी शामिल है और प्लूरल में सिंगुलर भी, unless of course the context clearly specifies otherwise। और क्लॉज 23 में हमें ओथ बताया गया है, तो ओथ में सॉलमन अफेक्शन जो कसम खाते हैं शामिल है। बेसिकली कोई भी डिक्लेरेशन जिसे लॉ ने प्रूफ के लिए अथोराइज किया हो, चाहे वो कोर्ट में हो या कोर्ट के बाहर। अब आता है हमारा क्लॉज 25 ओमिशन। ओमिशन सिर्फ एक सिंगल गलती नहीं है, इसमें एक सिंगल ओमिशन या सीरीज ऑफ ओमिशन भी इंक्लूड होते हैं। मतलब अगर आप एक चीज बार बार करना भूलते हैं तो वो भी गलती है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 26 पर्सन। लॉ की नज़र में पर्सन सिर्फ एक इंसान नहीं है, इसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, भी शामिल है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 27 पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कोई भी क्लास और कम्युनिटी ऑफ द पब्लिक, कोई छोटा ग्रुप हो या बड़ा, वो पब्लिक माना जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लॉज 29 रीजन टू बिलीव। आपके पास रीजन टू बिलीव तभी माना जाएगा जब उस चीज को मानने के लिए सफिशिएंट कॉज हो, सिर्फ शक या गलतफहमी नहीं चलेगी। नेक्स्ट आता है क्लॉज 30 स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ वो होता है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ रिलेटेड टू साइबर क्राइम एक स्पेशल लॉ है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगल राइट को क्रिएट, ऑल्टर और ट्रांसफर करता है या लीगल लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करता है, जैसे एंडोर्समेंट ऑन ए बिल ऑफ एक्सचेंज भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। और क्लॉज 28 हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत वाइड है, इसमें कमीशन्ड ऑफिसर्स जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये इंक्लूड है, जजेस, कोर्ट ऑफिसर्स और पंचायत मेंबर्स और आर्बिट्रेटर्स भी आते हैं। साथ ही वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं जो इलेक्शन प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैंडल करते हैं या पब्लिक हेल्थ सेफ्टी प्रोटेक्ट करते हैं। और हाँ, ये अपॉइंटमेंट स्टेटस के बगैर भी अप्लाई होता है, जैसे एक म्युनिसिपल कमिश्नर भी पब्लिक सर्वेंट है। आता है हमारा क्लॉज 32 वेसल। वेसल का मतलब है कोई भी चीज जो पानी पर कन्वेयंस के लिए बनी हो, चाहे वो पीपल को ले जाए या प्रॉपर्टी को। सिंपल, एक शिप, एक बोट या जो भी फ्लोट करता है या मूव करता है वो वेसल है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 33 वॉलेंटरली। कोई भी एक्ट वॉलेंटरली तब माना जाता है जब वो अपने इफेक्ट या तो इंटेंशनली किया गया हो या आपको नोइंग था कि वो लाइकली टू हैपन है। एग्जाम्पल देते हैं एक, कि अगर आपने रॉबरी के दौरान आग लगाई और पता था कि डेथ हो सकती है, तो डेथ वॉलेंटरली कॉज हुई है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 36 रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन यानी अनलॉफुल मीन से प्रॉपर्टी लेना या रखना, जबकि आप नॉट लीगली एंटाइटल्ड है। और क्लॉज 37 में हमें बताया गया है रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल लॉस यानी अनलॉफुल मीन से अपनी प्रॉपर्टी खो देना, जबकि आप लीगली एंटाइटल थे उसके लिए। और क्लॉज 24 बताता है हमें ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस का डिफॉल्ट मतलब है एन एक्ट पनिशेबल बाय दिस संहिता बीएनएस, लेकिन कुछ सेक्शन में इसका मतलब वाइड हो जाता है। वहाँ ऑफेंसेस में बीएनएस के साथ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंडर ऑफेंसेस भी शामिल होते हैं। और याद रखिए, कुछ सेक्शन में स्पेशल और लोकल लॉ के अंडर वो एक्ट्स भी ऑफेंस माने जाते हैं जिनकी इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ या उससे ज्यादा हो। क्लॉज 38 बताता है हमें गेनिंग और लूजिंग रॉन्गफुली। तो रॉन्गफुल गेन यानी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली एक्वायर करना या रिटेन करना, और रॉन्गफुल लॉस यानी प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड रहना या केप्ट आउट रहना अनलॉफुली। और क्लॉज 39 हमें बताता है अनडिफाइंड वर्ड्स। तो अगर कोई टर्म बीएनएस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
BNSS 2023 में डिफाइंड है, तो उसका मतलब सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था भारतीय न्याय संहिता BNS पार्ट 1, जहां हमने इसका इंट्रोडक्शन और सारे जरूरी डेफिनेशन डिटेल में समझे। आई होप अब आपको ये न्यू लीगल टर्म क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम BNS के फर्स्ट फ्यू मेजर सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, जो क्रिमिनल लॉ को पूरा बदल देंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स मिस ना हो, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे।